स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी। साबिका बीजेपी हुकूमत के फैसले को मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने वापस ले लिया है। कांग्रेस हुकूमत के इस फैसले पर केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने वजीर आला सिद्धरामैया, नायब वजीर आला डीके शिव कुमार, शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद, एमएलसी सलीम अहमद को मुबारकबाद पेश की है। खास तौर पर वजीर तालीम मधु बंगारप्पा को मुबारकबाद पेश की है। उबैदुल्ला शरीफ ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों से किए गए दीगर वादों को भी पूरा करेगी। लेकिन उबैदुल्ला शरीफ ने मौजूदा सियासी हालात, खास तौर पर मुसलमानों में इंतशार पैदा करने की कोशिशें, उलमाए कराम की जानिब से चंद उलमाए कराम की जानिब से दिए जा रहे सियासी बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उबैदुल्ला शरीफ ने इस बात से इत्तेफाक किया कि मौजूदा हालात में अमीर शरीयत के न होने के सबब उलमाए कराम की जानिब से अलग अलग बयानात आ रहे हैं। चंद उलमाए कराम की जानिब से गैर जिम्मेदाराना बयानात सामने आ रहे हैं। पेश है हालात हाजिरा पर उबैदुल्ला शरीफ की ये खास गुफ्तगू। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5 फरवरी 2022 को बीजेपी की हुकूमत ने हिजाब पर एक बैन लगाया था कि पहली से 10वीं जमात के बच्चे जो है हिजाब पहनकर स्कूलों में नहीं जा सकते या कॉलेजों में नहीं जा सकते। 10 से 12वीं तक के जमात के बच्चों को। बड़ी खुशी की बात है कि वज़ीर आला सिद्धरामैया साहब और नायब वज़ीर आला कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर श्री डीके शिव कुमार साहब की हुकूमत ने इस बैन को लिफ्ट कर दिया है और कल 13/5/2026 को एक आर्डर निकाला है। इस आर्डर के तहत कोई भी लड़की जो पहली जमात से 12वीं जमात तक तालीम हासिल कर रही है गवर्नमेंट स्कूलों में, वो हिजाब के साथ जा सकती हैं, यूनिफॉर्म और हिजाब पहनकर जा सकती हैं। ये आर्डर निकाला है। इसके लिए मैं हमारे सिद्धरामैया साहब और डीके शिव कुमार साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया है। और इसके लिए साथ ही साथ शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद साहब, जो इसके पीछे काफ़ी मेहनत की है, और सलीम अहमद साहब एमएलसी, चीफ विप, इन दोनों को भी मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात कर इस मसले का हल निकाला और ये आर्डर पास हुआ है। तो मैं इन सबको भी मुबारकबाद देता हूँ। आप ये नहीं लगता कि ये फैसला लेने में काफ़ी ताख़ीर हुई है? मैं समझता हूँ आपकी बात सही है कि ये फैसला लेने में काफ़ी ताख़ीर हुई है। मैं समझता हूँ इसके लिए वज़ीर आला या नायब वज़ीर आला जिम्मेदार नहीं है। इस मामले को लेकर हमारे जो नुमाइंदे हैं हुकूमत में, उनको चाहिए था कि इस फैसले को लेकर, इस मामले को लेकर ये काम जो कल हुआ है वो पहले भी हो सकता था। मैं 3 दिन कबल वज़ीर आला के रिहाइश का पर एक मीटिंग हुई, जिसमें वज़ीर आला के साथ साथ जो है 2 सीनियर मिनिस्टर्स भी थे और दोनों जो है गैर मुस्लिम मिनिस्टर थे। एक क्रिश्चियन मिनिस्टर थे, एक लिंगायत मिनिस्टर थे, और साथ में जो है वहाँ रिजवान अरशद साहब भी थे और सलीम अहमद साहब भी थे। मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला। मैंने देखा कि किस संजीदगी के साथ वज़ीर आला ने तबादला ख्याल किया और ये फैसला लिया कि जो ये आर्डर आया है इसको फ़ौरन लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जो है एक मिनिस्टर
इस मामले को उनकी मिनिस्ट्री से ऑर्डर निकालने के लिए कैबिनेट में एक प्रपोजल ले जाने वाले थे। तो उस वक्त उनको वजीर आला को उनके जो लीगल एडवाइजर्स हैं उन्होंने ये कहा कि ये मामला एजुकेशन मिनिस्ट्री से के मातहत आता है। जो भी ऑर्डर निकलना है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री से निकलना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकलना है। अगर आप इस मिनिस्ट्री से अगर ये ऑर्डर निकालते हैं तो कोर्ट में जो है ये चैलेंज हो जाएगा। तो उसमें जो है वो मामला फिर खामोश हो गए। तो तकरीबन 10-15 दिन से जो है रिजवान अरशद साहब की काफ़ी मेहनत है इसमें। चीफ मिनिस्टर ने जो है उनको कल हिदायत दी कि कल ही ये ऑर्डर इशू होना है। ऑर्डर आ गया और उन्होंने ये भी कहा कि रिजवान अरशद और हमारे मधु बंगारप्पा उनके साथ जो है दिनेश गुंडूराव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मधु बंगारप्पा के साथ एक तरफ दिनेश गुंडूराव और दूसरी तरफ जो है रिजवान अरशद साहब थे। तो वो जो है उसका ऐलान भी हुआ है। तो मैं फिर एक बार हमारे रिजवान अरशद साहब को और सलीम अहमद साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में जो भी मसाइल हैं, यही पूछ रहा था कि जो बाकी वादे हैं वो कब पूरे होंगे, क्योंकि अभी 2 साल का वक्फा बच चुका है, उससे भी कम। जी आप बहुत सही कह रहे हैं। गौ खुशी का मसला हो, चाहे वो रिलीजियस कन्वर्जन का मामला हो, चाहे वो अजान का मामला हो, और भी सबसे बढ़कर 2B रिजर्वेशन का। देखिए 2B रिजर्वेशन का जहां तक मामला है वो जो है बीजेपी की हुकूमत में जो ऑर्डर आया था उसको चैलेंज कर वो कोर्ट में स्टे हो गया है। 2B रिजर्वेशन अभी भी जारी है, उसको नहीं रोका गया है। और जैसे ही वहां सुप्रीम कोर्ट में जो मामला ये गया है वहां से जो कोर्ट में मामला है, मैं समझता हूं वो भी बहुत जल्द जो है उसका भी मसला हल हो जाएगा। कन्वर्शन का मामला, ये कन्वर्शन हो या गायकशी का मामला, ये जो भी मामले हैं ये कोर्ट में हैं। तो बड़ी ही सोच कर इसके ऊपर का फैसला लेना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि हमारी हुकूमत जो है इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला लेगी। ये तमाम मसले हल हो गए। हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में उलमाए कराम ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से नाराजगी जाहिर की, और जैसा कि दावनगिरी की सियासत में भी ये नुमाया तौर पर देखने को मिला। तो अब क्या ख्याल होना चाहिए, क्योंकि एक वादा पूरा हो चुका है और भी जैसा कि आपने भरोसा दिया कि और भी जो मसाइल है वो भी हल होंगे। देखिए तमाम मसाइल हल होंगे। इलेक्शन से पहले 2023 के इलेक्शन के पहले कुछ उलमा ने मिलकर सिद्धरामैया साहब को, DK शिव कुमार साहब को और सुरजेवाला साहब को बुला के बात की थी। तो उस वक्त ये 3 लोग नहीं आए थे। आप उस वक्त क्या कोई कन्वेंशन किए थे डिमांड रखने के लिए? नहीं ना। आप बंद कमरे में बैठ के किसी के घर पे, आपने किसी के घर पे बुलाया और तीनों हजरात इस घर पे गए। उस मीटिंग में हमारे भी यानी रहमान खान साहब भी मौजूद थे। आपने कई अपने ख्यालात का इजहार किया था और एक डिमांड रखा था जो अहम डिमांड था आपका कि पुलकेशी नगर में अखंड श्रीनिवास मूर्ति को टिकट नहीं दी जाएगी। तो आपकी बात सुनते हुए कांग्रेस पार्टी और हमारे तमाम लीडरों ने आपकी बात मान ली और अखंड श्रीनिवास मूर्ति को टिकट नहीं दिया। तो अभी भी चाहिए आप इस तरीके से खुले दरबार या आके आम आकर इन मसाइल को ये करने से बेहतर है कि आप बंद कमरे में या तो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बुलाइए या आप उनसे मुलाकात करके जो है आपकी डिमांड रखिए कि भाई 3 साल हो गए, आपने इन वादों को क्यों पूरा नहीं किया। ये अब जो हो रहा है मुझे लगता है कि कहीं पे निशाना, क्या कहते हैं, कहीं पे नजरें कहीं पे निशाना लग रहा है। ये नजरें कहीं और पर हैं और निशाना कहीं और लगा रहे हैं और पता नहीं ये इसके पीछे कौन पर्दे के पीछे हैं, क्या हो रहा है, ये लोग जानते हैं। जगह जगह इजलास हुए हैं और अब बेंगलुरु में टाउन हॉल में जलसा होने जा रहा है और अपनी नाराजगी का भी इजहार करने वाले हैं
हुकूमत के या देखिए, कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से? जमहूरियत में जिस तरीके से आपको हक है कि आप किसी भी सियासी पार्टी को मदद कर सकते हैं, उसके लिए ऐलान कर सकते हैं, तो आपको उस सियासी पार्टी के खिलाफ बोलने का भी हक है। लेकिन क्या आपको ये ख्याल 3 साल बाद क्यों आया? आप जो है 1 साल जैसे ही हुकूमत बनी 2024 में पूछ लेते आप कि भाई 1 साल हो गया आपने ये हमारे वादे क्यों नहीं पूरे किए, या दूसरे साल पूछ लेते थे। अब तीसरे साल जब दावणगेरे का इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, उसके बाद ये क्यों सियासत गर्म हुई? क्या उलमा पर किसी का दबाव हो सकता है? मुझे नहीं मालूम। लोग कई किस्म की बातें कर रहे हैं। कौन उलमा है? ये कौन है? कौन से नदवी साहब हैं? कौन से खासिमी हैं? मुझे इजलास हो रहा है, किसी का नाम ही नहीं है। ये कौन सा उपकूटा है? अरे सामने तो आइए, पर्दे के पीछे से क्यों ये कर रहे हैं? हिम्मत करके सामने आइए ना, अपने नाम डालिए कि फलां खासिमी, फलां नदवी हम ये कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो चुकी है, देखिए, उलमा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं मैं की भी है। मैं आपको बता रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कब्बन पार्क में हुई थी, वो किस बैनर पे हुई थी? उलमाए कर्नाटक। फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और किसी ने की, वो अलग बैनर। अब फिर ओकूट आ गया है। ये कहां है? ये क्या समझ में आ रहा है? क्यों एक बैनर पे नहीं क्यों करे? उलमाए कर्नाटक का बैनर क्या हो गया? खत्म हो गया? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो तो अगली जो कुछ भी ये करेंगे तो एक और नया बैनर आएगा क्या सामने? एक और नई तंजीम आएगी क्या सामने? ये जो भी इस वक्त हो रहा है मौजूदा हालात में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है हमारे लोग दानिशमंदी से काम नहीं ले रहे हैं। हमारे उलमा है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, वो हमारे सर आंखों पर हैं। लेकिन कुछ तो ख्याल कीजिए, मुल्क में हालात क्या हैं इस वक्त? कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है अपोजिशन को और बीजेपी को, आरएसएस को कोई अहम मुद्दा दे रहे हैं। अरे जो हालात वेस्ट बंगाल में हो रहे हैं, जो हालात आसाम में हो रहे हैं, उसको देखकर हमें सीखना चाहिए। क्या हुआ वेस्ट बंगाल में? 90 लाख के करीब जो है वोटर लिस्टों में से नाम निकाल दिए गए, ये SIR ला के। 1 दिन नहीं हुआ आसाम में हुकूमत बन के, वहां जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लेके आ रहे हैं, वो पास भी कर देंगे। क्या माहौल, क्या आप बेशक आप जो है कांग्रेस के खिलाफ बोलिए, हिसाब पूछिए, कोई बात नहीं, ये तरीका नहीं है। इसको दूसरे तरीके से बोलिएगा। आप जब बंद कमरे में डिमांड कर सकते हैं इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले, तो इलेक्शन के बाद भी वैसे किए, उसी घर में बुलाइए, इन तीनों को आएंगे, उनसे पूछिए कि भैया हमारी डिमांड है, 3 साल हो गए, आपने क्यों नहीं किया? वो ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर जिनको कांग्रेस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने उनको ओहदों से नवाजा है, वो भी इसमें शामिल हैं। वो क्यों सामने नहीं आ रहे? कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो उनकी पूरी सर्विस में जो है 1 रुपए का कौम का काम नहीं किया है। कोई मुसलमान उनके दफ्तर में जाके सलाम करते थे, सलाम का जवाब नहीं दे सकते थे। वो लोग आज क्या जज्बे से आ रहे हैं, वाकई इनकी तारीफ करनी चाहिए। अरे इन लोगों को जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो गई, तो पहले आप जिन ओहदों पर है उन ओहदों को छोड़ दीजिए, अपने इस्तीफा दे दीजिए, फिर कहिए। आपको कांग्रेस के दे हुए ओहदे भी चाहिए और आप कांग्रेस के खिलाफ भी बोलेंगे, ये कहां का इंसाफ है? हम देख रहे हैं कि दावणगेरे में जो है मुस्लिम वोट तकसीम हो गए और बीजेपी जीत के करीब जा चुकी थी। तो एक मिसाल है कि दावणगेरे में अगर मुस्लिम वोट तकसीम हो जाएंगे, सेक्युलर वोट डिवाइड हो जाएंगे, तो फायदा बीजेपी को होगा। तो इसका ख्याल किसको करना चाहिए? जिन लोगों ने जिस एसडीपीआई के लिए काम किया, तो क्या वो एसडीपीआई को जिता पाए? वोट डिवाइड होना फायदा किसको हो रहा था? अगर 5 से 4, 4, 4,500 वोट से हम जीते हैं, 2-2,500 वोट भी अगर और कम होते, बीजेपी जीत देती थी। इससे क्या फायदा हासिल होता था? कौन लोग हैं जिन्होंने
कांग्रेस के खिलाफ वहां साजिश की। अरे किसी को कांग्रेस पार्टी जो है आपको ओहदे पे बिठा रही है तो क्या वो आपको पूछ के बिठाएगी? बिठाती है तो आप उसको सर पे बिठा लेते हैं। आप सब मिलकर क्या साबित करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपसे इजाजत लेके ही कोई भी काम करे। वो हाँ कांग्रेस में रह के ओहदे पे रह के कांग्रेस के खिलाफ भी काम करे, पार्टी के खिलाफ भी काम करे और बीजेपी को इनडायरेक्टली जो है फायदा पहुंचाने का काम करे, तो उसका भी जो है उसको संभाल के खामोश रहे पार्टी या हुकूमत। हम देख रहे हैं कि दावनगिरी की सियासत के बाद जैसा कि हम सोशल मीडिया में देखने में आ रहा है, रिजवान अरशद हो या एमएलसी सलीम महमूद हो, इनको कहीं ना कहीं टारगेट भी किया जा रहा है और कई तरह तरह की बातें की जा रही हैं। आप पार्टी के वफादार हैं, कौम के गद्दार हैं, ऐसी बातें भी फैलाई जा रही हैं। तो रिजवान अरशद और सलीम अहमद इनके खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ भी काफ़ी बातें आई हैं और जिससे जितनी गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे वो सब इस्तेमाल किए। उससे जो है ना मेरा नुकसान होने वाला है, ना रिजवान अरशद साहब का, ना सलीम अहमद साहब का। उससे यही जाहिर होता है कि हमारे खिलाफ बोलने वाले कितने गिरे हुए लोग हैं, उनके ख्यालात कैसे हैं और उन्होंने किस के हक़ में बोल रहे हैं। अल्लाह उनको तौफीक है। वो भी हमारे भाई ही हैं, जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हमें गालियाँ दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कभी हमारे भाई ही हैं। वो अफसोस होता है हमें कि कौम जो है कहाँ तक बढ़ गई है, कैसे गद्दार हो गए। अगर आप सलीम अहमद और रिजवान अरशद, उबैदुल्लाह शरीफ या सईद अहमद ये सब गद्दार हैं, तो वफादार कौन है वो बताइए। आपकी नज़र में वफादार कौन है? हम गद्दार हैं भी, तो वफादार कौन है? और आप जिनको वफादार समझ रहे हैं उन्होंने 3 साल में क्या क्या किया ये बताइए। देखिए हर चीज़ की एक हद होती है, हम जो है उस हद में हैं। ऐसा ना हो कि हमें भी मुंह खोलने पर मजबूर किया जाए। उबैदुल्लाह शरीफ साहब, आपके उलमाए कराम से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, करीबी ताल्लुकात रहे हैं। क्या ऐसे हालात पहले कहीं देखने को मिले थे कि उलमाए कराम इस तरह सियासत में इस तरह बयानात देते हुए नजर आए हैं रियासत में? देखिए मैं भी जो है तकरीबन 45 साल से सियासत में हूँ। मैंने कभी ऐसा हालात नहीं देखे थे। कभी कोई आलिम जो है या उल्मा जो है इस किस्म से आकर बयानबाजी में नहीं आए थे। अपनी तरीके से महज़ब तरीके से मुझे अच्छा याद है कि हज़रत मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह जब अमीर शरीयत थे, कोई भी मसला आता तो वो सबसे पहले मुसलमान कायदीन को जो है अपने पास बुला कर उससे तबादला ख्याल करते थे और कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी वो जो है प्रेस में जाकर मीडिया में जाकर उन्होंने नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आज जो है कुछ उल्मा शायद उनकी कुछ कोताहियों को या उनकी कुछ मजबूरियों को की वजह से ये कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ और मैं सच कहता हूँ कुछ उल्मा जो इसमें है मैं शामिल हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और वो जो है बहुत संजीदा लोग हैं। पता नहीं क्यों वो किसकी बात में आके बहक गए हैं। अरे क्या है, 16 तारीख की मीटिंग हो रही है, एक साहब फ़ोन करके सबको बोल रहे हैं आप आइए, आप जाइए, आप वो बोलिए। एक साहब आपको बुला रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, क्यों हुई, क्या हुआ। अरे जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई वो जाके अपने सीनियर्स को बताए, पार्टी हाईकमांड को बताए, चीफ मिनिस्टर को बताएं, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं उलमाए कराम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस पूरे मंजर को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है। मैं क्या कहूँ, क्या ये गलत इस्तेमाल हो रहा है या सही इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि उल्मा जो है मैंने कहा कि हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं और मैं दोबारा उनसे गुजारिश करता हूं कि आप ऐसा करने से पहले सोचिए कि क्या इससे फ़ायदा होगा, क्या नुकसानात होंगे। इनको जो आइंदा आने वाले नुकसानात इससे होने वाले हैं उसका शायद इनको जो है अंदाज़ा नहीं है। शुक्रिया। हुकूमत से मनवाने का जो तरीका, जो इससे पहले जो
हुकूमतें थी, कांग्रेस की थी, आप भी थे, रहमान खान साहब थे, एक बड़ी तादाद में आप लोगों की बड़ी टीम जो है वज़ीर आला से मुलाकात हुआ करती थी और बड़े आसानी से उसे जो है बड़े वक़ार के साथ मुअज़्ज़िज़ उलमा को शहर के लेकर आके हल कर देते थे। तो देखिए, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि कूर्ग में जो है बहुत बड़ा फसाद हुआ। उस वक्त जो है एस एम कृष्णा साहब यहाँ के वज़ीर आला थे। बहुत बड़ा फसाद हुआ, बहुत नुकसान हुआ। तो हज़रत अमीर शरीयत उस वक्त जो थे हमारे मुफ्ती अशरफ अली साहब बाक़वी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सरपरस्ती में एक टीम जो है कूर्ग गई। जाने के बाद वहाँ का मुआयना करके जो है वहाँ जो नुकसानात हुए वो तमाम को लेकर एक मीटिंग तय करेगी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ। उस वक्त जो है हमारे सगीर अहमद साहब मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने मीटिंग अरेंज की चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में, ऑफिस में, होम ऑफिस में। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अच्छी बात है, आ जाइए। तो मुफ्ती अशरफ अली साहब के मौजूदगी में शहर के बड़े बड़े उलमा, अमायदीन सब मुलाकात करने के लिए गए। उन्होंने कहा उनको जो है ब्रेकफास्ट पे, नाश्ते पे बुलाइए। तो नाश्ता अरेंज किया गया, पूरा हॉल था। तो वहाँ हमने तय किया था कि जो भी हालात कूर्ग में हुए हैं उसे जो है हमारे मुफ्ती अशरफ अली साहब बयान करेंगे और उसका तर्जुमा जो है, क्योंकि वो उर्दू में कहते थे, तो उसका तर्जुमा जो है के रहमान खान साहब करेंगे। वैसे ही हुआ। इन्होंने कहा, उसका तर्जुमा जब रहमान खान साहब ने कहा तो चीफ मिनिस्टर को ये लगा कि भी ये कितनी बड़ी शख्सियत होगी जिसका तर्जुमा जो है के रहमान खान साहब कर रहे हैं। हुआ यूं कि उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है एक रिपोर्ट आई है तहसीलदार की तरफ से कि यहाँ किस किस का कितना नुकसान हुआ है। तो उस वक्त हज़रत अमीर शरीयत दुगम मुफ्ती अशरफ अली साहब ने कहा कि ये आपका जो रिपोर्ट है तहसीलदार की, उसमें बहुत कम नुकसान दिखाया गया है, जबकि हमने मुआयना किया है, हमने उसको देखा है, ये नुकसान ज़्यादा है। तो वज़ीर आला ने कहा कि आपके पास लिस्ट है कि किसका कितना नुकसान हुआ है। तो लिस्ट तैयार थी, तो वो लिस्ट फौरन जो है वज़ीर आला एस एम कृष्णा साहब को दी गई। आप सच नहीं मानेंगे, उसमें जितना डिमांड किया गया था उतना मुआवजा सबको मिला। सर, ये काम करने का तरीका होता है। तो आज के हालात में उलमा और बड़े लीडर्स क्यों नहीं कर रहे संजीदगी से मसाइल हल करने के जो सामने? देखिए, ये जो उलमा ये हो रहे हैं, उलमा भी बटे हुए हैं। आप देख रहे हैं, पहली चीफ मिनिस्टर के पास जाकर मिलकर टिकट मांगने के लिए जो उलमा जाते हैं वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहते। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग होते हैं वो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहते। अब तीसरी कॉन्फ्रेंस जो ये जो इंटरनेशनल में होती है उसमें जो है सिर्फ दो ही, उसमें से सिर्फ दो ही उलमा थे। कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स आ गए, कुछ लोग उसमें जम गए। तो ये कहीं ना कहीं इसे ये साफ जाहिर होता है कि उलमा में भी इत्तेफाक राय नहीं है। कहीं ना कहीं जो संजीदा है वो ये कह रहे हैं कि ये जो है तरीक़ा नहीं है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि इसका मकसद क्या है। आपकी डिमांड पर्दे के पीछे है, पर्दे के सामने, यानी कि आपका असल मकसद कुछ और है। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि आप अपना असल मकसद बताइए ना, कि आपने जो किया है वो गलत है। रियासत कर्नाटक में मेरी शरीयत का ना होना क्या इन हालात की वजह बन सकती है जो आज हालात नजर आ रहे हैं? यकीनन देखिए, कराम दे रहे हैं, जी सियासत में जो है गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आए। बिल्कुल। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अमीरी शरीयत का ओहदा नहीं है, अमीरी शरीयत नहीं है कर्नाटक में, तो ऐसे हालात पैदा हुए। नहीं, देखिए सही बात है। पहले अमीर शरीयत दारुल उलूम सबील इरशाद से थे, दूसरे अमीर शरीयत दारुल उलूम सबील इरशाद से थे, तीसरे अमीर शरीयत दारुल उलूम सबील इरशाद से रहे। यानी शुरू से जो है दारुल उलूम सबील इरशाद जो है मुसलमानों का एक मिली समाजी मरकज़ रहा है और दीनी मरकज़ रहा है। हम चाहते हैं कि आज भी वो मरकज़ियत कायम रहे,
क्योंकि जो भी जिनके लिए मैंने नाम लिया है वो कभी किसी सियासतदान के घर पे जाके खड़ते नहीं थे। जी। आज भी दारुल उलूम सबीरुल इरशाद में अमीर शरीयत बनने के लायक उलमा मौजूद हैं और ये होना भी चाहिए, वरना जो है ऐसे ही होता रहेगा। तो उलमा को भी एक संजीदगी से इस तरह का अमल करना चाहिए। जो संजीदा उलमा है वो इस पूरे मामले में कहीं भी नहीं है। सभी उलमा को इससे जोड़ना गलत होगा। 2-4 उलमा ही हैं, बाकी जो है किसी और के, ये वही मैंने कहा ना कि कई चीज़ें हैं जो पर्दे में ही रहें, कहीं पे नजरें कहीं पे निशाना वाली बात है। ये इसका पैमाना कौम को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल यकीनन कौम को उठाना पड़ेगा। नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल नुकसान कौम का ही हो रहा है। इसके नहीं, कौम बिखरी सोच रही है कि भी क्या हो रहा है। इस कस्म ये जो है, ये जो मसाइल आप लेकर आ रहे हैं, जो इश्यूज लेकर आप ये कर रहे हैं, ये अहम इश्यूज है, लेकिन इसे हल करने का ये तरीका नहीं है ना। आप इसकी आड़ में कुछ और कहना चाह रहे हैं। अगर चाहिए तो आइंदा चलकर हम क्या है बताएंगे। अब चीफ मिनिस्टर के पास जब हम परसों 3 दिन पहले गए थे, रिजवान अर्शद साहब भी मौजूद थे, सलीम साहब भी मौजूद थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कहा है वो अगर कहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पहले ही जो है लोग हमें बहुत बुरा भला कर रहे कह रहे हैं, और मुझे उससे कोई डर नहीं है, वो अपनी जगह है, लेकिन इस तरीके से हम कहीं ना कहीं मुसलमानों का ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। हुकूमत कर्नाटक खासकर से दरा में हुकूमत मुस्लिम नुमाइंदगी में बेहतर रोल निभा रही है, तो ऐसे हालात में इस तरह के उलमा से या लीडर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस साल माइनॉरिटीज को पिछले साल कितना बजट दिया गया था, इस साल कितना बजट दिया गया है, तो पिछले साल का खर्च कितना हुआ है, इस साल का खर्च कितना हुआ है, ये सब देखिए, और फिर कहिए कि कांग्रेस हुकूमत जो है या सिद्धरामैया साहब की हुकूमत जो है मुसलमानों के साथ नाइंसाफ कर रही है। कितने बच्चों को हमने पिछले साल स्कॉलरशिप दी है, या उससे पहले कितने साल दी है, 2023 से हम है ना, आप लोग जर्नलिस्ट है, देखिए। अरे जब बीजेपी की हुकूमत थी सारे स्कीम्स बंद हो गए थे ना। तो आखिर क्या पैगाम डालना चाहते हैं? कौम जो है बिखर रही है, देखिए, जवान तबका कसम मैं समझता हूं हमारे उलमा को इस वक्त SIR की तरफ तवज्जो देना है, कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में SIR, आसाम में SIR के जरिए जो है 90 लाख वोट वेस्ट बंगाल में, यहाँ भी आइंदा SIR शुरू होने वाला है। किस तरीके से SIR का मुकाबला करें, 2002 में कहाँ वोट दिए थे वो लाके मैपिंग करना है। अब कोई 2002 में कहाँ घर था, अब उस घर उनका तब्दील हो गया है, किराएदार हैं, कई लोग जो है एक जगह नहीं रहते, बदलते रहते हैं, उनकी रहनुमाई कीजिए। हमारे नौजवान ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, उसके तरफ रहनुमाई कीजिए। किसी को आप खुश करने के लिए या किसी के साथ आप समझ रहे हैं नाइंसाफी हो गई है, इसके लिए जो है आप आके जो है कौम के सामने ये चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ गलत है।